Namaste. In this session, we are going to learn about human development. From conception until the moment of death, we not only change physically, but we also change in the way we think, we use language, we develop social relationships, and similar other things. These changes occur in integrated manner. ये जितने बदलाव आते हैं, ये मिलकर आते हैं एक साथ कई फैक्टर्स के इन्फ्लुएंस की वजह से. Development is the pattern of progressive, orderly and predictable changes that begin at conception and continue throughout life. पूरी जिंदगी चलने वाला एक चेंज है जो एक ऑर्डर में होता है, एक के बाद एक, और ये प्रोग्रेसिव है, बढ़ते हुए क्रम में होता है. इसको हम पहले से बता भी सकते हैं, प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि अब कौन सा चेंज आने वाला है. Development is influenced by interplay of biological, cognitive and socio-emotional processes. ये तीनों चीज़ें डेवलपमेंट पर जो इन्फ्लुएंस करती हैं उसकी वजह से हमें वो चेंजेस नज़र आते हैं. These processes influence changes in the development of the individual as a whole throughout the human lifespan. पूरी जिंदगी होता है और इंडिविजुअल पे पूरी तौर पर ये इन्फ्लुएंस करता है. तो बायोलॉजिकल में क्या क्या होता है? दिस इज ड्यू टू जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, जैसे हाइट, वेट, ब्रेन, हार्ट, लंग्स किस तरह के होंगे ये पहले ही जीन्स से तय हो जाता है. दूसरा जो कॉग्निटिव इन्फ्लुएंस रहता है प्रोसेस में वो होता है कि मेंटल एक्टिविटीज, जैसे कि कैसे सोचते हैं, क्या परसेप्शन है, अटेंशन किस तरह का है, प्रॉब्लम सॉल्विंग किस तरीके का है, इस तरह की मेंटल एक्टिविटीज़ को डील करता है. सोशल इमोशनल बात करता है उन चेंजेस के बारे में जो इंडिविजुअल का इंटरेक्शन दूसरों से होता है, जैसे दूसरे लोग और इमोशंस उसकी अपनी पर्सनालिटी, जैसे वो उसे दूसरों को हक करना पसंद है या अफेक्शन ज़्यादा देना पसंद है, या वो दुखी ज़्यादा रहता है या नाराज़ ज़्यादा रहता है. ये सारी चीज़ें इसमें इम्पैक्ट करती हैं. लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव के अनुसार डेवलपमेंट के बारे में 7 अनुमान बताए गए हैं, 7 assumptions. एक है कि डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग फ्रॉम कंसेप्शन टू ओल्ड एज. शुरू से लेके आखिर तक डेवलपमेंट होता रहता है. इसमें कुछ गेन्स भी होते हैं और कुछ लॉसेस भी होते हैं, और ये एक डायनेमिक वे में होता है, जैसे एक एस्पेक्ट में बदलाव से बाकी एस्पेक्ट्स में भी बदलाव आएगा डेवलपमेंट के. एक और अनुमान है कि जो अलग अलग प्रोसेसेस हैं, बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव और सोशल इमोशनल, ये आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरवोवन हैं, और ये पूरी लाइफ लॉन्ग मिलकर पूरे डेवलपमेंट पे असर डालते हैं. अनदर assumption इज डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल. एक ही डायरेक्शन में नहीं होता है, कई डायरेक्शंस में होता है. सम कंपोनेंट्स ऑफ अ गिवन डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट में इंक्रीज व्हाइल अदर्स शो डिक्रीमेंट. जैसे एजिंग होती है उसमें कुछ चीजें बढ़ती हैं, जैसे एक्सपीरियंस, अनुभव बहुत बढ़ चुका होता है और बड़े वाइज डिसीजन व्यक्ति ले पाता है. दूसरी तरफ स्पीड और एनर्जी घट जाती है, मेमोरी घट जाती है, कम हो जाती है. तो ये अलग अलग दिशाओं में डेवलपमेंट हो रहा है. एक और assumption है कि डेवलपमेंट इज हाईली प्लास्टिक इन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट. प्लास्टिक मीन्स जो चेंज हो सकता है, जैसे स्किल्स एंड एबिलिटीज कैन बी इम्प्रूव्ड और डेवलप्ड थ्रू आउट द लाइफ स्पैन. दो मॉडिफाइबिलिटी इज पॉसिबल, इट वेरीज अमंग इंडिविजुअल्स. एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये प्लास्टिसिटी जो है वो डिफरेंट होगी. एक assumption ये भी है कि डेवलपमेंट हिस्टोरिकल कंडीशन से इन्फ्लुएंस होता है, जैसे कि the experience of 20 years old who struggled for freedom of India will be different from the experience of 20 years old in the present time. आजकल का 20 साल का व्यक्ति और जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है वो 20 साल का व्यक्ति, इन दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा नजर आएगा. इसी तरह से the youth is more career oriented than the youth 30 years ago. आजकल के टाइम पे लोग बहुत करियर की तरफ फोकस करते हैं, जबकि पहले एक 30 साल का व्यक्ति उतना करियर ओरिएंटेड नहीं मिलता था. एक assumption ये भी है कि डेवलपमेंट इज द कंसर्न ऑफ मेनी अदर डिसिप्लिन्स अदर देन साइकोलॉजी. जैसे सोशियोलॉजी में भी डेवलपमेंट पढ़ा जाता है, एंथ्रोपोलॉजी, न्यूरो साइंसेज और भी कई डिसिप्लिन्स में
ह्यूमन डेवलपमेंट को पढ़ा जाता है और हर कोई कोशिश करता है डेवलपमेंटल इश्यूज को आंसर करने के लिए अपने तरीके से। The last assumption we can talk about here is that an individual responds and acts on context. वो किस कॉन्टेक्स्ट में है उसके अनुसार वो रिस्पॉन्ड करता है। तो इनहेरिटेंस इन्फ्लुएंस कर रहा है या उसका फिजिकल एनवायरनमेंट है, सोशल सिचुएशंस हैं, हिस्टोरिकल है या कल्चरल है। फॉर एग्जाम्पल, लाइफ इवेंट्स आर नॉट द सेम ऑफ ऑल। सबकी जो लाइफ इवेंट्स हैं वो अलग अलग हैं और ये इन्फ्लुएंस डालते हैं, जैसे डेथ ऑफ अ नियर वन, एक्सीडेंट, अर्थक्वेक, एक्सेप्शनल अचीवमेंट, कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ है, इसका अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सब अफेक्ट करते हैं उसकी लाइफ को। पीपल कीप ऑन चेंजिंग विद देयर चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट। नाउ व्हाट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट? People differ in number of ways in terms of their development, such as their skin color, the color of their eyes, intelligence, height, and learning abilities, and many other things. Despite of these differences, they are still human beings. Biologically, we call them Homo sapiens. What causes these differences, and at the same time, what makes us alike? हम एक जैसे भी लगते हैं, हम सब इंसान दिखते हैं, लेकिन differences भी नजर आते हैं. It's because of the interaction of heredity and environment. Let us understand the hereditary influences first. Individuals inherit genetic codes from their parents, which are in every cell of their body. और ये जो जेनेटिक कोड्स होते हैं यही कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसमिट करते हैं एक जनरेशन में से दूसरी जनरेशन तक. द जेनेटिक कोड्स आर अलाइक इन वन वे एंड दे कंटेन द ह्यूमन जेनेटिक कोड व्हिच डिटरमिन्स दैट अ फर्टिलाइज्ड ह्यूमन एग grows into human baby and not any other species like bird, cat, fish. तो एक जो ह्यूमन एग है जब वो फर्टिलाइज होता है तो वो ह्यूमन ही बनेगा, वो कोई और स्पीशी नहीं बन जाएगा. जेनेटिक्स ट्रांसमिशन जो है ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर्स दैट वी ऑब्जर्व इन ह्यूमन बीइंग्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ लार्जर नंबर ऑफ जीन्स. करीब 80,000 से भी ज़्यादा जीन्स का कॉम्बिनेशन बनके तब वो कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें आते हैं. इसलिए इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही व्यक्ति में होना हमेशा पॉसिबल भी नहीं होता है. द एक्चुअल जेनेटिक मटीरियल और अ पर्सन्स जेनेटिक हेरिटेज इज नोन एज जेनोटाइप. Not all the genetic material is identifiable or apparent in our observable characteristics. जो हम जिस तरह के दिखते हैं, जैसा हमारा इंटेलिजेंस है, वो सब कुछ जेनेटिक मटेरियल से आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है. The ways in which an individual's genotype is expressed in observable and measurable characteristics is called phenotype. जो हमें दिख रहा है, जो सामने वाला देखकर हमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या डिफरेंट है ये बता सकता है, वो होते हैं फेनोटाइप. फॉर एग्जाम्पल, हाइट, वेट, आई एंड स्किन कलर, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, पर्सनालिटी टाइप और भी बहुत सारी चीजें. फेनोटाइप्स आर द रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन इनहेरिटेड ट्रेट्स एंड द एनवायरनमेंट. ये दोनों से मिलकर बनते हैं फेनोटाइप्स, जो जेनेटिकली इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं और साथ साथ में एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस से जो उनमें फर्क पड़ा है. जीन्स प्रोवाइड अ डिस्टिंक्ट ब्लूप्रिंट एंड टाइम टेबल ऑफ द डेवलपमेंट. कैसे व्यक्ति बड़ा होगा, उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, वो किस तरह का बनेगा, ये सारा कुछ एक ब्लूप्रिंट जो है वो जीन्स देते हैं. बट दे डू नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन. वो एनवायरनमेंट के साथ ये काम करते हैं, अकेले उसका कोई उसमें संभव नहीं है चेंज कर पाना, लेकिन वो एनवायरनमेंट के साथ मिलकर ये चेंजेस या ये डेवलपमेंट करते हैं. दिस इज व्हाट मेक्स अ पर्सन अ यूनिक पर्सन. हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग इसीलिए दिखता है. जैसे कि एक बच्चा है जिसके अंदर जेनोटाइप है इंट्रोवर्ट होने का, बट हैज एक्सपोजर टू एन एनवायरनमेंट दैट प्रमोट्स सोशल इंटरैक्शन. उसके पास इतनी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज़्यादा उसे सोशल रहने के मौके मिल रहे हैं, तो वो कुछ हद तक एक्सट्रोवर्ट दिखेगा क्योंकि उसको एनवायरनमेंट एक्सट्रोवर्जन के लिए इन्फ्लुएंस कर रहा है. ऑन द अदर हैंड, an individual with short height genes will never become taller
even after getting very good nutritional environment. बहुत अच्छे से खाना खिला दिया जाए, बहुत सारी उसको चीज़ें इस तरह की दी जाएं जिससे हमें लगता है कि हाइट बढ़ जाएगी, लेकिन अगर उसके जीन्स में शॉर्ट हाइट के जेनोटाइप्स हैं तो वो उसके बियॉन्ड नहीं जाएगा, उससे ज़्यादा बड़ा वो या लंबा नहीं हो सकता. दिस शोज दैट जीन्स सेट अ लिमिट एंड एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस विद इन दैट लिमिट. तो जीन्स ने एक लिमिट तय कर दी है कि यहाँ तक पॉसिबल है और एनवायरनमेंट उसी के अंदर वो चेंजेस लाता है, उन लिमिट्स के अंदर. Children also choose the environment according to their genotypes, such as based on their genotype, children may perform well in music and sports, and they will seek such environment which will enable them to perform their skills. जहाँ जिसमें म्यूजिक का एप्टीट्यूड है या जेनोटाइप है, वो कोशिश करेगा कि मैं उसी तरह के एनवायरनमेंट में रहूं. स्पोर्ट्स वाला स्पोर्ट्स के एनवायरनमेंट में रहना ज़्यादा पसंद करता है. These interactions keep changing from infancy through adolescence. To understand the concept of development, Yuri Bronfenbrenner presents the contextual view of the development. इन्होंने कुछ एरियाज के बारे में बात करी है जिसमें इंडिविजुअल है, फिर उसका माइक्रो सिस्टम है, and then comes the mesosystem, which again has another circle of exosystem. उसके बाहर एक और सिस्टम है जिसको बोला गया है मैक्रो सिस्टम, and then comes the chronosystem. Microsystem is the immediate environment in which the individual lives, like family, peer group, teacher, and neighbors. Mesosystem consists of relations between social agents of microsystems that are likely to influence the individual's relationship with others. जो माइक्रोसिस्टम में जो लोग हैं, सोशल एजेंट्स हैं, जैसे फैमिली, पेरेंट्स, पीयर, टीचर, इन सब का आपस का इंटरैक्शन, जैसे पेरेंट्स और टीचर्स के बीच का इंटरैक्शन उस बच्चे पर क्या असर डालता है, बच्चे के फ्रेंड्स का इंटरैक्शन उसके पेरेंट्स के साथ उसके डेवलपमेंट पे क्या असर डालता है, ये सब मेसोसिस्टम में स्टडी किया जाता है. Exosystem includes events in social settings where the individual does not participate directly, but it influences the individual's experience in the immediate context. जैसे फादर का ट्रांसफ़र होने की वजह से जो टेंशन्स क्रिएट होती हैं, जो उस इंडिविजुअल की लाइफ को अफेक्ट करती है, चाहे वो स्कूल हो, मेडिकल केयर हो या एंटरटेनमेंट के तरीके हों, ये सब एक्सोसिस्टम में स्टडी होता है. मैक्रो सिस्टम इंक्लूड्स द कल्चर इन विच द इंडिविजुअल लिव्स. कल्चर जो संस्कृति है वहाँ की, उसके अंदर होने वाले एक्सपीरियंसेस और बिहेवियर भी डेवलपमेंट पे असर डाल रहे हैं, तो इसको काउंट किया जाता है मैक्रो सिस्टम में. Then we also talk about chronosystem, which involves the events in the individual's life course. शुरू से लेके आखिर तक जो उसके जीवन में आने वाले बड़ी बड़ी घटनाएं हैं, इवेंट्स हैं, एंड सोशो हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस ऑफ द टाइम. कोई बहुत पुराने समय में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस रहे हैं जिसकी वजह से आगे असर पड़ रहा है उसकी लाइफ पे, जैसे डिवोर्स ऑफ पेरेंट्स, इकोनॉमिक सेटबैक्स, कोई बहुत बड़ा ट्रॉमा, कोई नेचुरल कैलामिटी, ये सब क्रोनो सिस्टम में इफेक्ट करता है इंडिविजुअल को. यूरी ब्रॉनफेनब्रेनर के ही तरह दुर्गानंद सिन्हा ने 1977 में इकोलॉजिकल मॉडल के थ्रू समझाने की कोशिश की है डेवलपमेंट को. अकॉर्डिंग टू हिम इट कैन बी व्यूड इन टर्म्स ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक लेयर्स. दो लेयर्स की बात करी है इन्होंने. एक है जो ज़्यादा विजिबल लेयर है जिसे कहा गया है अपर लेयर, विच इंक्लूड्स होम, स्कूल, पेयर ग्रुप, नेबरहुड, ये सारी चीज़ें अपर लेयर में उन्होंने बात करी हैं. द सेकेंड लेयर ही इज कॉल्ड सराउंडिंग लेयर्स. The visible upper layers constitute most important ecological factors influencing the development of the child. जैसे होम है, होम की क्या कंडीशंस हैं, ओवर क्राउडेड है, स्पेस कम है, हर मेंबर के पास फैसिलिटीज़ कितनी हैं, टॉयज़ कितने हैं, टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस कैसे कैसे यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ों पे बात होती है. दूसरा इसी तरह से स्कूलिंग के बारे में है, नेचर एंड क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग, फैसिलिटीज़, और इसी तरह से नेचर ऑफ इंटरैक्शंस एंड एक्टिविटीज़ अंडरटेकन विद पीयर ग्रुप फ्रॉम चाइल्डहुड ऑनवर्ड्स, किस तरह के इंटरैक्शंस हैं, सोशल सराउंडिंग्स कैसी हैं, ये सब विजिबल लेयर में है, जो से अपर लेयर कहा गया है. द सराउंडिंग लेयर्स ऑफ द चाइल्ड्स इकोलॉजी
constantly influence the upper layer factors. However, their influences are not always clearly visible. हमेशा दिखते नहीं हैं ये influences, लेकिन जो surrounding layers हैं वो upper layer को influence करती हैं. The surrounding layer constitutes things like general geographical environment such as space and facilities to play and other facilities outside the home like congestion of locality, density of population, etc. इसी तरह से कुछ institutional settings जैसे caste, class, religion, ये सारी चीज़ें जो influence करती हैं. और जनरल अमेनिटीज़ जैसे ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, एंटरटेनमेंट के तरीके, ये सब जो कि अपर लेयर को इन्फ्लुएंस करते हैं. द विजिबल विच इज़ द अपर लेयर एंड द सराउंडिंग लेयर फैक्टर्स इंटरैक्ट विद वन अनदर एंड मे हैव डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस फॉर डिफरेंट पीपल. हर अलग अलग व्यक्ति पे ये अलग अलग तरीके से असर करती हैं. The ecological environment can alter any time in individual's lifespan. Thus, to understand differences in functioning of an individual, it is important to see in the context of his or her experiences. वो कैसे अनुभव कर रहे हैं उसके context में इन चीज़ों को समझना बेहतर होता है. अब थोड़ा समझेंगे developmental stages के बारे में. People of different groups behave in different ways. This variation is partly because everyone is in a different stage of life. जो उनके stages हैं, जिस चरण में वो अभी हैं अपने डेवलपमेंट के, वो सबके अलग अलग होते हैं, तो सबका व्यवहार भी थोड़ा अलग नजर आता है. Developmental stages are assumed to be temporary and are often characterized by a dominant feature or a leading characteristic. हर स्टेज का कुछ एक खास बात होती है जो उसका uniqueness है. An individual must achieve the developmental goals in the same order as other persons before progressing to the next stage in the sequence. अगली स्टेज पे जाने से पहले उसको पिछली स्टेज को कवर करना होता है. हालांकि जो नेक्स्ट स्टेज ज़रूरी नहीं कि सबकी एक ही टाइम पर आए. किसी में कोई स्टेज थोड़ा पहले आ जाती है, किसी में थोड़ा देरी से आती है, तो सबका जो टाइम है और रेट है, वो स्पीड जो है डेवलपमेंट की, वो अलग अलग हो सकती है एक स्टेज से दूसरी स्टेज में. Certain patterns of behavior and certain skills are learned more easily and successfully during certain ages. These become the social expectation of that particular age. सामाजिक तौर पर वो एक्सपेक्टेशन होता है कि इतनी उम्र पे बच्चे को ये कर लेना चाहिए था, और इसे हम कहते हैं डेवलपमेंटल टास्क्स. डेवलपमेंट की स्टेजेस को कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, जैसे प्रीनेटल, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड एंड ओल्ड एज. द प्रीनेटल स्टेज इज फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ, यानी कि जन्म से पहले की जो अवस्था है वो प्रीनेटल स्टेज है, और ये जो ड्यूरेशन है ये लगभग 40 वीक्स का होता है. बोथ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्ट आवर डेवलपमेंट ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स ऑफ दिस स्टेज. It is also affected by maternal characteristics such as mother's age, nutrition and emotional state. तभी कहा जाता है कि मदर की क्या कंडीशन थी, मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ, उस पे भी डिपेंड करता है कि बच्चे पर क्या असर पड़ा है और क्यों ऐसा असर पड़ा है. फॉर एग्जाम्पल, रूबेला, genital herpes and human immunodeficiency virus, which is called HIV, are believed to cause genetic problems in the newborn. Another threat is teratogens, जो कि environmental agents होते हैं और ये normal development से हटा देते हैं बच्चे को, और उसमें कुछ serious abnormalities या death भी हो जाती है, जैसे drugs, infections, radiations and pollution. Exposure to teratogens during pregnancy may have adverse effects on the fetus and increase the frequency of congenital abnormalities. जन्म से पहले ही जो एबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं वो इन कारणों से आ जाती हैं, जैसे रेडिएशंस होते हैं, एक्सरेज या कोई पर्टिकुलर तरीके के केमिकल्स, ये जीन्स में भी परमानेंट चेंज ले आते हैं. इन्फेंसी बिगिंस फ्रॉम बर्थ टिल द एज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन. जब तक भाषा नहीं आ जाती है बच्चे को, वो पीरियड कहलाता है इन्फेंसी. तो ये होता है करीब करीब 1 ईयर या ज्यादा से ज्यादा 2 ईयर्स तक.
The brain develops at an amazing rate before and after birth. पहले भी दिमाग बहुत तेजी से बढ़ता है और बर्थ के बाद भी बहुत ज़्यादा तेजी से ग्रो करता है. Just before birth, the newborn has most, but not all brain cells. थोड़े brain cells बाद में भी बनते हैं. The activities needed to sustain life functions are present in the newborn, जैसे सांस लेना, सक करना, swallow करना और जो body waste है उनको discharge करना, ये सब उसमें present होता है. In the first week, they are able to look in the direction of the sound. कहाँ से आवाज आई है वो उस तरफ देखता है. To distinguish between mother's voice from that of others. To imitate simple gestures such as tongue protrusion, mouth opening. इस तरह के चीज़ें वो imitate करता है. कोई सामने उसके जो एक्टिविटीज़ करेगा जैसे जीभ बाहर निकालना, मुंह खोलना, वो भी उसी तरह से कॉपी करता है. इन्फेंसी में जो मोटर डेवलपमेंट होता है वो मेनली गवर्न होता है रिफ्लेक्सेस से. रिफ्लेक्सेस होते हैं ऑटोमेटिक और इमीडिएट रिएक्शंस जो कोई भी बाहर से कारण मिलने पर अचानक से होते हैं. जैसे आई ब्लिंक होना, अगर आंखों के पास कोई चीज़ एकदम आती है तो आंखें पलके बंद हो जाती हैं. खांसना, जम्हाई लेना, यॉनिंग, ये सब चीज़ें रिफ्लेक्सेस होते हैं. कुछ रिफ्लेक्सेस तो समय के साथ ख़त्म हो जाते हैं लेकिन कुछ रिफ्लेक्सेस पूरी लाइफ चलते हैं. और जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है, इन्फेंट ग्रो करता है, उसके मसल्स और नर्वस सिस्टम भी मैच्योर होते जाते हैं और इस वजह से जो उसके स्किल्स हैं, मोटर स्किल्स हैं, वो और फाइन होते चले जाते हैं. वो बहुत छोटे छोटे फाइन मोटर स्किल्स भी कर लेता है. जो मेजर मोटर स्किल्स हैं वो हैं जैसे क्रॉलिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, चीज़ों को पकड़ना, ग्रास्प करना, ऑब्जेक्ट्स तक हाथ को पहुंचाना, ये सब मोटर स्किल्स हैं. धीरे धीरे यही चीज़ बढ़ के फिंगर्स में आती है जिन्हें हम फाइन मोटर स्किल्स बोलते हैं. जैसे पेन पकड़ना या ज़मीन पे से कोई छोटी सी चीज़ को पिक कर लेना हाथों से, ये सब चीज़ें मोटर डेवलपमेंट में आती हैं. द सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट इज़ यूनिवर्सल. सभी जगह एक ही तरीके से मोटर डेवलपमेंट होता है ह्यूमंस में. इन्फेंसी में कुछ सेंसरी एबिलिटीज़ भी डेवलप होती हैं. जैसे बर्थ के कुछ ही घंटों बाद वो अपनी मदर की वॉइस को पहचानने लग जाता है और कुछ और सेंसरी कैपेबिलिटीज़ भी उसकी डेवलप होती हैं. सेंसरी कैपेबिलिटीज़ होती हैं जो हम सेंस ऑर्गन से समझते हैं, जैसे सुनकर, देखकर, सूंघकर, टेस्ट कर और स्किन पे टच से. तो न्यूबॉर्न जो है वो फेसेस की बजाय ऑब्जेक्ट्स को ज़्यादा देखना पसंद करता है, प्रेफर करता है. लेकिन धीरे धीरे जैसे वो ग्रो करता है तो वो फेसेस पे भी अटेंशन देने लग जाता है. द न्यूबॉर्न्स विजन इज एस्टिमेटेड टू बी लोअर देन द एडल्ट विजन. लेकिन 1 साल तक आते आते उसका विजन एक एडल्ट जितना हो जाता है. वो उतना देख पाता है जितना कोई एडल्ट देख सकता है. कलर्स का शुरू में थोड़ा कम होता है कि इनिशियली वो डेफिशिएंट होते हैं कुछ कलर्स को देखने के लिए और मेनली वो रेड और वाइट देखते हैं. लेकिन बाद में धीरे धीरे डेवलप होके ये सभी पर जनरलाइज हो जाता है, सभी कलर्स को वो देख पाते हैं. न्यूबॉर्न्स रिस्पॉन्ड टू टच एंड कैन फील द पेन. उनको दर्द का एहसास होता है, टच वो समझ पाते हैं, उनको महसूस होता है कि हमें कोई छू रहा है. और बोथ स्मेल एंड टेस्ट कैपेसिटीज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द न्यूबॉर्न. जन्म के समय ही उसके अंदर टेस्ट की कैपेसिटी और सूंघने की जो क्षमता है वो प्रेजेंट होती है. Then there is another very important part of infant's development which is called cognitive development. Jean Piaget stressed that children actively construct their understanding of the world. Their mind passes through a series of stages of thought from infancy to adolescence. कुछ stages बताई हैं जीन पियाजे ने. उन्होंने एक सीक्वेंस में अरेंज किया है. जैसे सेंसरी मोटर, उसके बाद आएगा प्री ऑपरेशनल, देन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड देन फॉर्मल ऑपरेशनल. Each stage is characterized by a distinct way of thinking and this is age related. During infancy, the child lives in the present and experiences the world through senses and interactions with objects through looking, hearing, touch, mouthing and grasping. जो भी उसका जो वर्ल्ड है वो प्रेजेंट में होता है, उसे पास्ट से कोई मतलब नहीं है, उसे फ्यूचर से कोई मतलब नहीं है. और जो उसके एक्सपीरियंस है वो सेंसेस के थ्रू होते हैं. जिन चीज़ों को वो देख सकता है, सुन सकता है, टच में महसूस कर
सकता है, मुंह में डाल के महसूस कर सकता है या पकड़ सकता है। इसी से वो सीखता है और आगे डेवलप करता है। The child develops object permanence by 8 months. ये एक बहुत ही important milestone है cognitive development का, object permanence, which means that the objects continue to exist even when not perceived. वो दिख नहीं रहा है लेकिन वो object है। ये चीज को बच्चा 8 महीने तक समझने लगता है। For example, before object permanence is developed, the child assumes that the toy does not exist if it is covered or hidden. जब तक ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं आया होता है वो सोचता है कि अगर मेरी नज़र से टॉय हट गया है तो इसका मतलब वो है ही नहीं। लेकिन ऑब्जेक्ट परमानेंस के आने के बाद अगर आप टॉय को कवर भी कर दें तो वो उसको उठा के उसके नीचे ढूंढने की कोशिश करता है, या हम चेहरे को अपने हाथों से ढक देते हैं और ऐसे दिखाते हैं कि हम नहीं हैं, तो वो हाथों को हटाकर आपका चेहरा देखना चाहता है। तो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस। Then the social emotional development is also another important aspect of infancy. Since birth, child is a social creature who starts preferring familiar faces and responds by cooing or gurgling. अजीब अजीब आवाजें निकालते हैं, कू और गरगराहट की आवाज गले से निकाल के वो कोशिश करते हैं बातचीत करने की। They starts preferring mother's company by 6 to 8 months, cries and shows distress on seeing new faces and separation from mother. वो उनके चेहरे पे एक चिंता और घबराहट दिखती है अगर मदर से अलग किया जाए या कोई नए लोग उसके सामने आ जाएं। The child also reciprocate with smiles and hugs on reuniting with the caregiver. दोबारा मिलने पर वो खुशी भी जाहिर करता है। This close emotional bond is called attachment. In 1962, Harlow and Harlow studied attachment behavior इन बेबी मंकीज। इसमें उन्होंने मंकी जो बेबीज थे उनको आर्टिफिशियल मदर्स के साथ रखा, मदर मंकीज के साथ। एक वायर से बनी हुई मदर मंकी थी और दूसरी क्लॉथ से। दोनों ही केसेस में बेबी मंकीज को आर्टिफिशियली फीड किया जाता था। देखा ये गया कि सिर्फ नरिशमेंट मैटर नहीं किया, जो बेबी मंकीज थे वो ज्यादा क्लॉथ वाले मदर मंकी के साथ रहना प्रेफर कर रहे थे। Similarly, in 1968, Erik Erikson emphasized that first year is a key to develop attachment, as it represents the stage of trust versus mistrust. Trust is built on a feeling of physical comfort, which builds an expectation of the world as a secure and good place. अगर उसको comfort मिल रहा है, एक फीलिंग सिक्योरिटी की आ रही है, तो उसको लगता है ये जो दुनिया है वो बहुत सिक्योर्ड और अच्छी जगह है। Sensitive, affectionate and accepting parents provides the infant a strong base to explore the environment. और यहीं से वो ट्रस्ट वाली फीलिंग शुरू होती है। On the contrary, the child creates feelings of self-doubt. अगर ऐसा ना हो तो बच्चा अपने आप के ऊपर डाउट करता है और वो ट्रस्ट नहीं करता है। After completing infancy, the child enters the childhood. It has 3 phases: early childhood, middle childhood and late childhood. अर्ली चाइल्डहुड में जो ग्रोथ है वो इन्फेंसी के मुकाबले थोड़ी कम हो जाती है, थोड़ा स्लो पेस से ग्रो करता है। जो इसमें फिजिकल डेवलपमेंट है उसमें वो हाइट गेन करता है, वेट गेन करता है, चलना सीखता है, दौड़ना सीखता है, जंप करना सीखता है, बॉल से खेलना सीखता है। और इसमें बेसिकली 2 प्रिंसिपल्स पे ये ग्रोथ होती है। एक है सिफेलोक्लॉडली, दूसरी है प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफेलोक्लॉडली ग्रोथ है जो कि सिफेलिक से क्लॉडल की तरफ जाती है, मतलब हेड से टेल रीजन की तरफ। पहले बॉडी का अपर पार्ट ग्रो करता है, ज्यादा कंट्रोल गेन करता है, और फिर धीरे धीरे लोअर पार्ट कंट्रोल गेन करता है। प्रॉक्सिमोडिस्टल जो ट्रेंड है उसमें सेंटर से एक्सट्रीमिटीज या मोर डिस्टल जो एरिया है बॉडी के सेंटर से दूर, जैसे हाथ या पैर, इन रीजन्स पे काम होता है। तो चिल्ड्रन गेन कंट्रोल ओवर द टॉर्सो, पहले ट्रंक वाला जो पार्ट है, जो धड़ जिसे कहा जाता है, वहाँ कंट्रोल गेन करता है। बाद में हाथ और पैरों का कंट्रोल उसका डेवलप होता है। जैसे इन्फेंट्स हैं वो पहले पूरी बॉडी को घुमाकर कोई टॉय उठाते हैं, लेकिन बाद में वो सिर्फ हाथ को घुमाकर ही टॉय उठा लेते हैं।
Gradually, the child looks slimmer as the fat decreases and the trunk part of the body lengthens. जब धड़ बड़ा होता है, लंबा होता है, तो वो थोड़ा पतला दिखने लग जाता है. Brain and head grow rapidly than the other parts. Size of the skeletal and muscular systems and body organs also increases. The motor development in childhood involves both gross motor and fine motor skills. Gross motor involves the use of arms and legs and moving around in the environment. Whereas fine motor skills are finger dexterity, उंगलियों का जो काम होता है, और eye hand coordination, ये सब fine motor में आता है. All these improve substantially. काफ़ी हद तक इनमें फ़र्क दिखना शुरू हो जाता है. चाइल्ड का जो प्रेफरेंस भी दिखने लग जाता है कि वो राइट हैंड से काम करना चाहता है या लेफ्ट हैंड से काम करना चाहता है. चाइल्डहुड में जब हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं तो पियाजे के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ही हैज सजेस्टेड स्टेज ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट. जैसे इन्फेंसी में सेंसरी मोटर थी, इसमें प्री ऑपरेशनल होती है. इसमें क्या होता है कि चाइल्ड में वो एबिलिटी आ जाती है कि जो चीज़ फिजिकली प्रेजेंट नहीं है वो उसके बारे में भी बात कर सके या उसको भी बना के दिखा सके. जैसे पेड़ बनाना, डॉग बनाना, वो सामने नहीं होगा, वो फिर भी इमेजिनेशन के थ्रू बना लेगा. द चाइल्ड बिकम्स ईगोसेंट्रिक. कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ही उसका ईगोसेंट्रिसिज्म नजर आना शुरू होता है, मतलब सेल्फ फोकस्ड हो जाता है वो. They are able to see the world in terms of themselves, not from others' point of view. Thus, they engage in animism. Animism होता है जब वो हर ऑब्जेक्ट को भी सोचते हैं कि ये लिविंग है. तो ज़्यादातर आप देखते होंगे कि टॉयज़ को भी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह ट्रीट करते हैं, या साइकिल को कि वो रो रही होगी, उसे ठंड लग रही होगी, इस तरह की बातें बच्चा करने लगता है. They want answer to all their questions such as why is the sky blue or how do the trees grow. इस तरह के questions वो पूछना शुरू करता है. This helps them to know why things are as they are. This is called intuitive thought. This stage also entails centration. Centration क्या होता है? जब बच्चे का फोकस एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक या फीचर की तरफ होता है, किसी भी इवेंट को या किसी भी चीज़ को समझने के लिए. Such as child may prefer to have a slim tall glass of juice instead of short and broad glass. एक चौड़े ग्लास में जूस दिया जाए और उतनी ही कैपेसिटी के एक लंबे पतले ग्लास में जूस दिया जाए तो बच्चे को लगता है कि पतले वाले ग्लास में जूस ज़्यादा है. ड्यूरिंग द मिडिल एंड लेट चाइल्डहुड, जो कि 7 से 11 ईयर्स के बीच होता है, जो इंट्यूटिव थॉट है वो रिप्लेस हो जाता है लॉजिकल थॉट से. दिस इज कॉल्ड द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज. प्री ऑपरेशनल स्टेज से निकल के अब बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है 7 साल की उम्र के आसपास. विच इज मेड अप ऑफ ऑपरेशंस. किस तरह के ऑपरेशंस? ये मेंटल एक्शंस होते हैं जो कि अलाउ करते हैं बच्चे को चीज़ों को मेंटली समझने के लिए. फिजिकली वो बाद में करेंगे, लेकिन वो मेंटली ही पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं. Mental actions are reversible. For example, a child in this stage can easily make out that a clay ball rolled into long thin strip and the one into original shape has the same amount of clay. जैसे पहले वो ग्लास में फ़र्क नहीं कर पाता है, उसे लंबा पतला ग्लास ज़्यादा बड़ा लगता है, अब वो चीज़ ख़त्म हो जाती है. अब वो दोनों तरीके से सोच पाता है. तो अगर क्ले बॉल इक्वल अमाउंट की 2 बनाई और एक को लंबा गोल स्ट्रिप बना दिया तो वो उसको पता रहेगा कि दोनों में क्ले का जो अमाउंट है वो बराबर है. Concrete operations allow the child to focus on different characteristics and not just one aspect of the object. This also results in the decline of egocentrism. अब यहाँ से वो egocentric thought उसका खत्म हो जाता है. वो ये समझने लग जाता है कि मेरे अलावा भी दूसरों का point of view होता है और मुझे कभी कभी उससे भी agree करना ठीक है. Abstract thinking उसकी शुरू हो जाती है. जो चीज़ें सामने नहीं है उन चीज़ों को भी वो सोच पाता है. Growing cognitive abilities helps facilitate the acquisition of language और इसी वजह से language में भी maturity आने लग जाती है. Socially, the child's world expands from parents to the family and adults near home and school.
अभी वो पेरेंट्स तक ही सीमित नहीं रह जाता, उसका दायरा बढ़ना शुरू हो जाता है और उसको एक कॉन्सेप्ट गुड और बैड का भी समझ में आने लग जाता है कि सही क्या है, गलत क्या है। और कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं सोशल इमोशनल डेवलपमेंट में, जैसे सेल्फ, जेंडर, मॉरल डेवलपमेंट। द चाइल्ड डेवलप्स अ सेंस ऑफ हु शी इज और हु ही इज एंड whom she or he wants to be identified with, किसकी तरह वो बनना चाहते हैं। जैसे लड़कियां सोचती हैं मैं मदर की तरह बन रही हूँ या बनना चाहती हूँ, उसी तरह से एक्ट करेंगे। इसी तरह से लड़के फादर को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो ये आइडेंटिफिकेशन वो डेवलप करना शुरू करते हैं। According to Erik Erikson, the way parents respond to their self-initiated activities lead to developing a sense of initiative or a sense of guilt. बच्चा गिल्ट डेवलप करेगा या सेंस ऑफ इनिशिएटिव, पहल करने का जो उसका एक सेंस है उसको डेवलप करेगा। ये डिपेंड करता है कि पेरेंट्स उनके एक्शंस पे क्या रिस्पॉन्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गिविंग फ्रीडम फॉर प्ले विल क्रिएट अ सेंस ऑफ सपोर्ट फॉर इनिशिएटिव्स टेकन, एंड इफ दे आर मेड टू फील स्टूपिड एंड यूजलेस, then they develop feelings of guilt and self-doubt, which may persist through the later childhood also. तो अगर उसको बार बार बताएंगे जो तुम कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है, यूजलेस है, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तो बच्चे के अंदर एक फीलिंग आ जाती है अपने प्रति एक डाउट की कि मैं शायद सही नहीं कर सकता, या गिल्ट की कि मुझसे ये गलती हो गई है, और इसका इम्पैक्ट फिर लेटर चाइल्डहुड में भी नजर आता है। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे खुद को डिफाइन करते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे, जैसे टॉल, ब्लैक हेयर, गर्ल, बॉय, इस तरह से अपने आप को डिफाइन करते हैं। जबकि मिडिल और लेट चाइल्डहुड में वो डिफाइन करते हैं इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स में, जैसे स्मार्ट, पॉपुलर, रिस्पॉन्सिबल और इसी तरह के और एट्रीब्यूट्स। They also identify themselves in reference to social group members and compare themselves socially. दूसरे लोग किस तरह से कर रहे हैं तो मुझ में उस तरह की चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इन चीज़ों पे अपने आप को आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं। The increased time that children spend with their peers shape their development. जितना समय वो अपने peer group के साथ, अपने साथी जो बच्चे हैं अपनी एज ग्रुप के, उनके साथ स्पेंड करते हैं, उस पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का डेवलपमेंट उनका शेप होगा। अगर हम मॉरल डेवलपमेंट की बात करें तो चाइल्डहुड में बच्चा सीखता है क्या सही है, क्या गलत है, द डिफरेंस बिटवीन राइटनेस एंड रॉन्गनेस ऑफ ह्यूमन एक्ट्स, the way children differentiate between right and wrong, feel guilt, put themselves in others' place, help others when they are in trouble, all these are components of moral development. Moral development also has different stages. अलग अलग stages में होता है moral development भी। जो 9 साल तक के बच्चे हैं वो सही गलत को समझते हैं एक्सटर्नल अथॉरिटी के बेस पे, कि जिन चीज़ों के लिए पनिश किया जाता है वो गलत हैं और जिन चीज़ों पर रिवॉर्ड मिलता है या तारीफ होती है वो सही हैं। ग्रेजुअली आफ्टर दिस 9 years के बाद वो डेवलप करते हैं मॉरल रीजनिंग। दे एक्सेप्ट रूल्स एज गाइडलाइंस। वो खुद से समझते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, सिर्फ पनिशमेंट और रिवॉर्ड के दायरे से वो इसको डिफाइन नहीं करते। आफ्टर लीविंग द चाइल्डहुड दे एंटर इनटू एडोलेसेंस। Adolescence is a stage of life that begins at the onset of puberty, when sexual maturity or the ability to reproduce is attained. जब शरीर में सेक्सुअल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं वो प्यूबर्टी स्टेज है, वहीं से उसके बाद ही एडोलेसेंट स्टेज की शुरुआत होती है। This is a period of biological as well as psychological change. Adolescence is influenced by culture and it is viewed as problematic and confusing. It is considered to be beginning of adult behavior. They undertake responsible tasks. वो जिम्मेदारियां उठाना शुरू कर देते हैं, लेकिन साथ ही साथ इस स्टेज को बड़ा प्रॉब्लमेटिक और कंफ्यूजन से भरा हुआ माना जाता है। और अलग अलग कल्चर्स में एडोलेसेंस की एज अलग अलग टाइम पे आती है। सभी कल्चर में एक जैसे समय पर एडोलेसेंस नहीं आता है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं इसमें। Physical development in adolescence is characterized by dramatic physical changes in both growth rate and sexual characteristics. तो sexually तो बहुत तेजी से changes नजर ही आते हैं, साथ साथ में जो growth है वो भी बहुत तेजी से होती है।
The hormones released during puberty results in development of primary and secondary sexual characteristics. जैसे बॉयज में 12 से 13 साल के आसपास चेहरे पे बाल आने शुरू हो जाते हैं या आवाज़ में बदलाव आता है, हाइट तेज़ी से बढ़ जाती है। इसी तरह से गर्ल्स में जो कि 10 से 11 साल के आसपास मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है, लेकिन उससे भी 2 साल पहले हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ती है। There are variations in sequence of pubertal changes in different individuals. ये थोड़ा फर्क भी करता है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में, थोड़ा आगे पीछे ये चीज़ें चलती हैं और दोनों जेनेटिक और एनवायरनमेंट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन चेंजेस में। Around puberty, adolescents show an increase in interest in members of opposite sex. लड़के लड़कियों में इंटरेस्ट डेवलप करना शुरू कर देते हैं और लड़कियां लड़कों में इंटरेस्टेड रहती हैं और सेक्सुअल मैटर्स में भी इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है और एक न्यू अवेयरनेस आती है सेक्सुअल फीलिंग्स की तरफ। In terms of cognitive development, we see that the adolescent develops a thought which is abstract, logical and idealistic. They can examine their own thoughts as well as thoughts of others. अपनी भी एनालाइज कर पाते हैं, समझ पाते हैं कि हमारी जो थॉट्स हैं वो क्या हैं और दूसरों की भी समझ पाते हैं। प्याजे ने इस स्टेज को बोला है फॉर्मल ऑपरेशनल थॉट स्टेज और ये होता है 11 से 15 साल की उम्र में, in which hypothetical deductive reasoning takes place. In this, adolescence thinking becomes more systematic in solving problems. कोई भी चीज़ को जब वो एग्जीक्यूट करते हैं या प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाते हैं तो ज़्यादा सिस्टमैटिक वे में करते हैं। They recognize alternative moral courses, explore options and then decide on their personal moral codes. वो किस चीज़ को सही मानते हैं या गलत मानते हैं उसके अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ते हैं। This may lead them to have conflicts from the social norms और इसी वजह से उनके बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, बहस होती है, आर्ग्यूमेंट होती है। तो कहा जाता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करने लगा है, लेकिन ये उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है जिसमें वो हर चीज़ से अग्री नहीं कर पाता है। स्पेशल काइंड ऑफ ईगोसेंट्रिसिज्म डेवलप्स। डेविड एल्काइन ने कुछ टर्म्स प्रपोज की हैं जैसे इमेजिनरी ऑडियंस एंड पर्सनल फेबल। इसको उन्होंने बताया है कि ये एक अलग तरह का ईगोसेंट्रिसिज्म है जिसमें एडोलेसेंट सोचता है कि लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं और वो ज़्यादा कॉन्शियस होने लगता है, उसको हर चीज़ लगती है कि उसकी तरफ इंडिकेट कर रही है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एडोलेसेंस पीरियड में बहुत प्रोमिनेंट है वो है अपनी पहचान खोजना। So questions like who am I, which subject should I study, do I believe in God, इस तरह के जो questions हैं इसमें वो adolescent अपने आप को ढूंढने की और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। तो identity is who you are and what your values, commitments and beliefs are. Adolescents establish an identity separate from their parents और इसी वजह से पेरेंट्स के साथ उनके बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स भी होने लग जाते हैं। दे एक्चुअली नीड मोर ऑफ द सपोर्ट ऑफ देयर पीयर ग्रुप और उनका एक्सेप्टेंस वो ज़्यादा चाहता है। आइडेंटिटी फॉर्मेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर्स सच एज कल्चरल बैकग्राउंड, फैमिली एंड सोसाइटल वैल्यूज, ethnic background and socio-economic status. Vocational commitment is another factor influencing identity formation. Adolescence का जो फेज है उसमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, अनसर्टेनिटीज होती हैं, अकेलापन होता है, ग्रुप प्रेशर होते हैं। ये सब चीज़ें एक एडोलेसेंट की लाइफ में कुछ चुनौतियाँ भी खड़ी करती हैं। उसकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस हो जाते हैं जिस वजह से कुछ ऐसी बातें होती हैं जो चिंता का विषय हैं, जैसे डेलिंक्वेंसी, सब्सटेंस अब्यूज या ईटिंग डिसऑर्डर। डेलिंक्वेंसी रेफर्स टू अ वैरायटी ऑफ बिहेवियर्स रेंजिंग फ्रॉम सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, जैसे लीगल ऑफेंसेस, कोई क्राइम कर देना। Adolescents with delinquency and behavioral problems tend to have negative self-identity, decreased trust and low level of achievement. कुछ इस तरह के जिनमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके अंदर डेलिंक्वेंसी होने के चांसेस या क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे लो पेरेंटल सपोर्ट है या फैमिली में कोई अनबन है, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डिस्कॉर्ड है
या जो डिसिप्लिन के तरीके हैं वो सही नहीं हैं, या निर्धनता है, गरीबी है, ये सब चीज़ें भी इम्पैक्ट डालती हैं कि बच्चा शायद क्राइम की तरफ बढ़ जाए। इसी तरह से सब्सटेंस अब्यूज जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज, दे कैन इंटरफेयर विद द डेवलपमेंट ऑफ कोपिंग स्किल्स एंड रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग। अगर इन चीज़ों में बच्चा पड़ जाता है या एडोलेसेंट अल्कोहल की तरफ या ड्रग अब्यूज की तरफ चला जाता है, तो उसकी जो कोपिंग स्किल्स हैं वो उतना डेवलप नहीं होंगी और उसका जो डिसीजन मेकिंग है वो भी उस तरह से डेवलप नहीं होगा जैसे होना चाहिए। द रीजंस आर पेयर प्रेशर, need to be accepted in the group, desire to act more like adults। कभी कभी सिर्फ ग्रुप में एक्सेप्टेड होने के लिए वो स्मोक करना शुरू कर देते हैं, कभी दूसरे बच्चों के प्रेशर की वजह से, या वो अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं। इन कारणों से भी सब्सटेंस अब्यूज की तरफ एडोलेसेंट चला जाता है। और जो थोड़ा इम्पल्सिव ज़्यादा होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, एंग्शियस होते हैं या डिप्रेसिव नेचर के होते हैं, जिनका सेल्फ एस्टीम लो होता है और एक्सपेक्टेशन भी लो होता है, वो जल्दी नशे की तरफ चले जाते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर में एक होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसमें एडोलेसेंट अपने आप को स्टार्व कर लेता है स्लिम दिखने के लिए, मतलब बहुत कम खाना जिससे बहुत पतले हो जाएं। कभी कभी अपने रोल मॉडल को फॉलो करने के लिए भी एडोलेसेंट्स ऐसा करते हैं। एक और ईटिंग डिसऑर्डर है ब्यूलिमिया, जिसमें कि बिंज एंड पर्ज ईटिंग होता है कि बहुत सारा खाओ, कभी कभी वॉमिट भी कर देते हैं वो, लेकिन वो कुछ इस तरह की फीलिंग होती है कि फूड के ऊपर उनका कंट्रोल है। तो ये कुछ ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं जो भी एक मेजर कंसर्न है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। Then adolescents become obsessed with their own bodies and self. They live in fantasy world, अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, एक वर्ल्ड क्रिएट करते हैं और उसमें वो एंजॉय करना चाहते हैं। They engage too much in peer comparison कि कोई और व्यक्ति है जो वो ज़्यादा अच्छा दिख रहा है तो मुझे उसकी तरह बनना है, या फिर कुछ इन्फीरियोरिटीज़ डेवलप कर ली कि किसी और की हाइट ज़्यादा अच्छी है, मेरी उतनी नहीं है। ये सब चीज़ें कंसर्न का एक विषय है जिसके में काम करना ज़रूरी हो जाता है। Then there is the stage of adulthood. Adult is generally defined as someone who is responsible, mature, self-supporting and well integrated into society. There is a variation in developing these attitudes. अलग अलग तरीके से ये डेवलप होते हैं, कोई सबका एक साथ ही एक जैसा नहीं डेवलपमेंट हो जाता है इस फेज में। इसमें जो अडल्ट रोल है वो कब अज्यूम करता है इंडिविजुअल, इस पर डिपेंड करता है। जैसे सम पीपल टेक अप जॉब्स अलोंग विद देयर कॉलेज स्टडीज और मे गेट मैरिड एंड नॉट परस्यू देयर स्टडीज। वो पहले शादी हो जाती है, बाद में भी स्टडीज करते हैं। Then others may continue to live with their parents even after getting married and being financially independent. The assumption of adult role is directed by an individual's social context. Again, यहाँ पर socially क्या चीजें चल रही हैं उस पर डिपेंड करता है उसका adulthood का रोल। Adulthood में एक बहुत important चीज जो आती है वो है career and work. Earning a living, choosing an occupation and developing a career are important themes for people in their 20s and 30s. Entering work life is a challenging event in anyone's life. जब भी हम कोई करियर बनाने की तरफ बढ़ते हैं या काम करना शुरू करते हैं तो ये no doubt challenging होता ही है. It is also the beginning of new roles and responsibilities. नए तरीके से अब स्टूडेंट लाइफ में से निकल के रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ कुछ चीज़ों को करने का रोल आ जाता है. Few other things very much important during adulthood are marriage, parenthood and family. जब मैरिज होती है तो ये बहुत चैलेंजिंग भी होता है क्योंकि पार्टनर के साथ कई तरीके के एडजस्टमेंट्स होते हैं, कोपिंग होती है, जैसे अपने पार्टनर की लाइक्स, डिसलाइक्स, टेस्ट और चॉइसेस को समझना और उसके साथ डील करना. और अगर दोनों पार्टनर्स वर्किंग हैं, हस्बैंड और वाइफ, तो एडजस्टमेंट इस तरफ भी होता है कि घर में रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे निभाई जाएंगी. एंड बिकमिंग अ पेरेंट कैन बी डिफिकल्ट एंड स्ट्रेसफुल ट्रांजिशन. जब माता पिता बनते हैं पति और पत्नी, तो ये बड़ा चैलेंजिंग भी होता है. हालांकि जो बच्चा दुनिया में आता है उसके प्रति लव की फीलिंग भी बहुत होगी, लेकिन साथ साथ में स्ट्रेसफुल ट्रांजिशन भी है ये. How adults experience parenting is affected by different situations.
काफ़ी तरह की चीज़ें हैं जो इसमें इन्फ्लुएंस करती हैं, जैसे फैमिली किस तरह की है, सोशल सपोर्ट कितना मिल रहा है, हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस ऑफ मैरिड कपल, वो आपस में कितना सेटिस्फाइड हैं, ये सब चीज़ें भी पेरेंटिंग पर असर डालती हैं। Death of a spouse or divorce creates a family structure in which a single parent, either the mother or the father, has to take up the responsibility of the children. अगर अनफॉर्चुनेटली किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है या डिवोर्स हो जाता है दोनों का, तो भी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग मिडिल एज आर कॉज्ड बाय मैच्योरेशनल चेंजेस इन द बॉडी। जो उम्र बढ़ रही है, जो मैच्योर हो रही है बॉडी, उसकी वजह से चेंजेस नज़र आते हैं, जैसे चेहरे पर झुर्रियों का आना, या बाल सफ़ेद होना, या पतले हो जाना, या फिर वज़न बढ़ना, ये सब मैच्योरेशन की वजह से है। और ये डिटेरियोरेशन और डिक्लाइन की तरफ होता है, जैसे विजन का कम होना, या ग्लेयर को नहीं देख पाना, उसकी तरफ ज़्यादा सेंसिटिव हो जाना, हेयरिंग लॉस होना, ये सब चीज़ें मैच्योरेशन और एजिंग की वजह से होता है। It is believed that some cognitive abilities decline with the age while others do not. कुछ cognitive abilities तो कम हो जाती हैं, जैसे मेमोरी, लेकिन कुछ अच्छी भी हो जाती हैं, जैसे विजडम, समझदारी बढ़ जाती है, लेकिन मेमोरी घटने लग जाती है। तो ज़्यादातर इस एज में देखा जाता है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो फेड होने लगती है, लेकिन शॉर्ट टर्म ठीक रहती है। जैसे कि किसी को फ़ोन नंबर बताया, इमीडिएटली उन्हें वो याद रहेगा, लेकिन जो पुरानी बातें हैं वो भूलने लगते हैं। लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंसेस इसमें भी हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट इन इंटेलिजेंस एट एवरी एज। जैसे कि बच्चों में अलग अलग इंटेलिजेंस के बच्चे होते हैं, उसी तरह से अडल्ट्स भी अलग अलग इंटेलिजेंस के होते हैं, और इसी तरह से विजडम भी सब में अलग अलग होता है। अब बात करते हैं ओल्ड एज की। ट्रेडिशनली ओल्ड एज को रिटायरमेंट से जोड़ा जाता रहा है, लेकिन जैसे अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है और लोग थोड़ा ज़्यादा समय तक जीने लगे हैं, तो ओल्ड एज की डेफिनेशन भी बदल रही है। पर कुछ चैलेंजेस हैं जो ओल्ड एज के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे रिटायरमेंट, विडोहुड, इलनेस, बीमार होना, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, या परिवार में किसी की मृत्यु। ये सब बहुत कॉमन है ओल्ड एज में। पर समय के साथ थोड़ा सा चेंज आ रहा है। अब जो 70 इयर्स क्रॉस कर चुके हैं, उनमें से भी बहुत सारे लोग एक्टिव, एनर्जेटिक और क्रिएटिव दिखते हैं। The experience of old age also depends on the socio-economic conditions, availability of health care, attitude of people, expectations of society and the available support system. अगर सब चीज़ें पॉजिटिव हैं और सपोर्ट कर रही हैं, तो ओल्ड एज का जो एक्सपीरियंस है वो प्लेजेंट हो जाएगा। और इसका कॉन्ट्रेरी, अगर ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं, कुछ कमियां हैं लाइफ में, तो उतनी ही वल्नरेबल हो जाएगी ओल्ड एज। रिटायरमेंट को बहुत सारे लोग बहुत नेगेटिव वे में लेते हैं। उनको कुछ इस तरह की फीलिंग होती है जैसे सेल्फ एस्टीम बहुत घट गया, या एक सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन था जॉब, वो अब नहीं है, तो उस तरह का सम्मान समाज में नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें वो रिटायरमेंट से जोड़ लेते हैं, और उनका ओल्ड एज जो है वो डिटीरियोरेशन की तरफ चल पड़ता है। जबकि कुछ हैं जो इस शिफ्ट को पॉजिटिवली लेते हैं। दे थिंक दैट दे कैन परस्यू देयर ओन इंटरेस्ट नाउ। अभी जो वो लाइफ में नहीं कर पाए थे जॉब की वजह से, वो अब कर सकते हैं। It is seen that older adults who show openness to new experiences, more striving and achievement-oriented behavior, prefer to keep busy and are better adjusted. उनका जो adjustment है अपने परिवार से, समाज से, वो बेहतर होता है। ओल्ड एज में व्यक्ति कुछ न्यू रोल्स में भी आ जाता है, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स, तो उनका जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है और उसमें एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। Older adults may depend on their children for financial support and to overcome their loneliness. अकेले रहना उन्हें पसंद नहीं होता, लेकिन वो चाहते हैं कि साथ में बच्चे आएं, और अगर वो नहीं आ रहे हैं तो एक अकेलापन बढ़ता है। फाइनेंशियल सपोर्ट अगर पूरा नहीं है तो इनसिक्योरिटी बढ़ती है। This might trigger off feelings of hopelessness and depression. कुछ इस तरह की फीलिंग्स वो डेवलप करने लग जाते हैं। उनके अंदर कुछ ऐसी फीलिंग्स भी डेवलप हो जाती हैं जैसे लॉस ऑफ एनर्जी, या फाइनेंशियल असेट्स अब कम हैं, या हेल्थ स्टेबल नहीं है, और इस तरह की चीज़ें उनको इनसिक्योरिटी की तरफ और भी ले जाती हैं। वैसे तो लाइफ स्पैन में कभी भी डेथ हो सकती है, लेकिन ये ज़्यादा कॉमन है ओल्ड एज में, और इसका जो मेन कारण देखा जाता है वो क्रोनिक डिजीज है। डेथ ऑफ अ स्पाउस और लाइफ पार्टनर इज यूजुअली सीन एज द मोस्ट डिफिकल्ट लॉस।
जो पीछे रह जाते हैं वो बहुत ही ग्रीफ वाली सिचुएशन में जीने लगते हैं। उनमें अकेलापन बहुत होता है, डिप्रेशन होता है, कुछ फाइनेंशियल लॉस तो है ही, और बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज साथ साथ में चलने लगते हैं। ड्यूरिंग सच टाइम्स सपोर्ट फ्रॉम चिल्ड्रन, ग्रैंडचिल्ड्रन एंड फ्रेंड्स कैन हेल्प द इंडिविजुअल कोप विद द लॉस ऑफ स्पाउस। कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रैक्शंस की तरह काम करते हैं, और जो ये इतनी बड़ी घटना हुई है लाइफ पार्टनर का जिंदगी से चले जाना, ये कुछ हद तक भरने लगता है। तो इस सेशन में हमने समझा ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, उसको कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, कौन सी स्टेजेस में ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, उन स्टेजेस की खास बात क्या है, उसकी यूनिकनेस क्या है, और उसमें आने वाले चैलेंजेस क्या हैं। इन सब के बारे में हमने जाना और समझा। नमस्ते।